Good morning, students. Me, myself, Dr. Kumar Karthik, Assistant Professor, Department of History, TMB College, भागलपुर. Dear students, आज मैं आप लोगों के साथ फर्स्ट ओपियम वॉर के कॉजेज पर कुछ संक्षिप्त चर्चा करूंगा. इससे पहले मैंने आपके साथ परिचर्चा की थी कि प्रथम अफीम युद्ध फर्स्ट ओपियम वॉर के बैकग्राउंड्स क्या थे, यानी कि प्रथम अफीम युद्ध की क्या पृष्ठभूमि थी, किन कारणों ने चीन और इंग्लैंड के बीच प्रथम अफीम युद्ध को जन्म दिया, उसके संदर्भ में हमने संक्षिप्त परिचर्चा की थी, संक्षिप्त जानकारी आपको दी थी. और मैं आज कोशिश करूंगा कि आपको प्रथम अफीम युद्ध के फर्स्ट ओपियम वॉर के जो मेन कॉजेज हैं, मुख्य कारण हैं, उनके विषय में संक्षिप्त जानकारी दे सकूं. स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि 1644 ईस्वी में मिंग शासकों को परास्त करने के बाद मंचू शासकों ने चीन की राजगद्दी हासिल की थी और मंचू सम्राट शक्तिशाली थे और जब तक वो शक्तिशाली रहे चीन की सत्ता, चीनी नागरिकों का जो वर्चस्व था, चीन जैसे विशाल साम्राज्य का जो वर्चस्व था वो अक्षुण्ण रहा. लेकिन जैसे ही कमजोर शासक चीन की राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए, वैसे ही विदेशी व्यापारियों ने अंदरूनी भागों में हस्तक्षेप करना शुरू किया और धीरे धीरे चीन यूरोपीय व्यापारियों के लिए, विदेशी व्यापारियों के लिए एक विशाल बाजार के रूप में परिवर्तित हो गया. डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके साथ चर्चा की थी कि 1275 ईस्वी में वेनिस यात्री मार्को पोलो कुबलय खां के दरबार में आया था और उन्होंने कुबलय खां के दरबार के वैभव के विषय में जो अविश्वसनीय जानकारी संसार के सामने रखा था, उससे सुन करके बहुत सारे देशों के व्यापारियों ने चीन की ओर अपना कदम उठाया और वो इस लालसा में थे कि उन्हें चीन के साथ व्यापार करने का मौका मिले. और इसी क्रम में जैसा कि मैंने आपसे बात की थी कि 1514 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारियों का आगमन हुआ, 1575 ईस्वी में स्पेन के व्यापारियों का आगमन हुआ, उसके बाद 1604 ईस्वी में डच के व्यापारियों का आगमन हुआ, 1637 ईस्वी में अंग्रेज व्यापारियों का आगमन हुआ, 1698 ईस्वी में फ्रांसीसी व्यापारियों का आगमन हुआ, 1731 ईस्वी में डेनमार्क के व्यापारियों का आगमन हुआ, 1732 ईस्वी में स्वीडन के व्यापारियों का आगमन हुआ, 1753 ईस्वी में रूस के व्यापारियों का आगमन हुआ और 1784 ईस्वी में अमेरिकन व्यापारियों का चीन में आगमन हुआ. और धीरे धीरे वो इस प्रयास में लगे रहे कि किस प्रकार चीन का बाजार उसे हस्तगत हो और उनका व्यापार दिनानुदिन बढ़ते रहे. इस क्रम में उन्होंने प्रयास करना शुरू किया, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था, चिएन लुंग जो कि शक्तिशाली मंचू सम्राट थे, उन्होंने 1757 में एक राजकीय आज्ञा के द्वारा सभी व्यापारियों को ये प्रतिबंधित कर दिया कि आप सिर्फ कैंटन में रह करके ही व्यापार कर सकते हैं. कैंटन जो कि चीन का सबसे दक्षिणी बंदरगाह है, वहीं पर ठहर करके विदेशी व्यापारियों को व्यापार करने की अनुमति थी और कैंटन के अतिरिक्त वो चीन के किसी भी भाग में प्रवेश नहीं कर सकते थे. चीन के किसी भी नागरिक के साथ वो डायरेक्ट व्यापार नहीं कर सकते थे, क्योंकि व्यापार करने का अधिकार जो था वो कोहॉग नामक संस्था को थी, जिसमें कि 13 व्यापारी शामिल थे और कोहॉग को ही यह अधिकार था कि वो विदेशी या यूरोपीय व्यापारियों के साथ व्यापार करे. लेकिन इतने में ही यूरोपीय व्यापारियों को संतुष्टि नहीं मिली और वो दिन रात इस प्रयास में लगे रहे कि किस तरह से उन्हें चीनी बाजार हस्तगत हो जाए. तो जब उन्हें कैंटन में रहने के लिए मजबूर किया गया, तो कैंटन बंदरगाह में भी वो अपनी अस्थायी बस्तियां नहीं बना सकते थे. ग्रीष्म ऋतु में उन्हें कैंटन छोड़ के मकाओ जाना पड़ता था. वो अपने परिवार को कैंटन में नहीं रख सकते थे और फिर भी
विदेशी व्यापारियों की कैंटन में भीड़ थी और उन पर प्रतिबंध था कि वे चीनी नागरिक को अपना नौकर नहीं बना सकते हैं। चीन की महिलाओं को उस सीमा में प्रवेश प्रतिबंधित था। तो इस प्रकार नियम कानून के दायरे में उन्हें व्यापार करना था और वो अपने मन से व्यापारिक सुविधा नहीं ले सकते थे, क्योंकि उस समय तक मंचू सम्राट शक्तिशाली थे। लेकिन जैसे ही 1820 में ताओ कुआंग शासक बना, ताओ कुआंग ने 1820 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक शासन किया और ताओ कुआंग के शासनकाल में प्रथम अफीम युद्ध 1839 ईस्वी से 1842 ईस्वी तक लड़ा गया चीन और इंग्लैंड के बीच में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज देखेंगे कि उनका मुख्य कारण क्या था। तो सर्वप्रथम जो हम फर्स्ट ओपियम वॉर के कारण को देखें तो पहला कारण था अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति। और आपको पता होगा कि 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी और बड़े-बड़े कारखाने स्थापित हुए थे। उन कारखानों में निर्मित सामानों के लिए, उन कारखानों में निर्मित कपड़ों के लिए एक विशाल बाजार की आवश्यकता थी, जो उन्हें दिख रहा था कि चीन का विशाल बाजार जो है उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता था। तो वो इसी प्रयास में लगे हुए थे कि किस प्रकार चीन का विशाल बाजार उसे उपलब्ध हो। और उस समय में अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत ही उन्होंने भारत में भी व्यापारिक सुविधा के साथ साथ आर्थिक लाभ लेते हुए राजनीति में भी हस्तक्षेप करना शुरू किया था और वो दिन प्रतिदिन अपना वर्चस्व बढ़ाते जा रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी शक्तिशाली होती जा रही थी और यहाँ पर अफीम की बहुत ज्यादा खेती हो रही थी। तो आपको पता है, मैंने चर्चा की थी आपके साथ कि उस समय में व्यापार का जो पलड़ा था वो चीन के पक्ष में झुका हुआ था। यानी चीन की चाय, चीन के रेशम और चीनी मिट्टी बर्तन जो कि विदेशी व्यापारी ले जाते थे, उन्हें बहुत ज्यादा कीमत में अपने देशों में बेचते थे। लेकिन इन सब चीनी सामानों को खरीदने के लिए उन्हें सोने और चांदी के रूप में मुद्रा देना होता था, जिस कारण चीन इस व्यापार में मुनाफे की स्थिति में था और इस मुनाफे की स्थिति को अपनी ओर मोड़ने के लिए यूरोपीय व्यापारी प्रयत्नशील थे कि इस व्यापार को किस प्रकार अपने पक्ष में किया जाए। और उसके सामने साफ दिख रहा था कि अगर अफीम जैसे मादक पदार्थ का चीन के विशाल बाजार में डंप कर दिया जाए, चीन के विशाल बाजार में अफीम को निर्यातित किया जाए, अफीम को भेजा जाए, तो हो सकता है कि व्यापारिक मुनाफा अपने पलड़े में, अपना पलड़ा भारी हो जाए और चीन से सोना चांदी हमें मिलने लगे। इस मंशा को लेकर के यूरोपीय व्यापारियों ने, अंग्रेज के व्यापारियों ने भारत में उगाए जाने वाले अफीम को चीन के बाजार में भेजना शुरू किया। चीनी नागरिकों को उस समय में अफीम के विषय में उतनी जानकारी नहीं थी और वो समझते थे, क्योंकि शुरू में अफीम का उपयोग दवाई निर्माण के लिए किया जाता था और चीनी नागरिक उसके नशे से वंचित थे। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेज व्यापारियों ने उसे अफीम की लत के रूप में तंबाकू के साथ मिला करके अफीम देना शुरू किया और एक बार जैसे ही चीनी नागरिकों को इस चीज की लत लग गई, अफीम जैसे मादक पदार्थ की लत लगी, उसका दिन प्रतिदिन अफीम का आयात चीन में बढ़ने लगा और धीरे धीरे इसी अफीम ने चीनी नागरिकों के नैतिकता को पतित किया, नैतिक रूप से उसे पतन किया और चीन को आर्थिक रूप से भी दिवालियेपन की ओर अग्रसर किया। तो इस अफीम के बाजार को किस प्रकार से नियंत्रित किया जाए, इस चीज को लेकर के चीनी शासकों की चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि जो अफीम शुरू में बहुत कम पेटियां आती थी अफीम की, वो धीरे धीरे आप आगे देखेंगे कि किस प्रकार उनके पेटियों की संख्या बढ़ती गई और चीनी नागरिक अफीम के सेवन के अभ्यस्त हो गए। और इस मामले में जैसा कि आपको पता है कि 1834 ईस्वी में इस कैंटन में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। 1834 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब इंग्लैंड के जो भी बड़े बड़े व्यापारी थे
वो चीन के साथ व्यापार करने लगे और उन्हें सामने में अफीम जैसे मादक पदार्थ की ही उपयोगिता अच्छी लगने लगी कि किस प्रकार से चीन के बाजार में अफीम को लाया जाए। और इस अफीम को लेकर के ही दोनों में, चीन में और इंग्लैंड में आगे चल करके हम देखेंगे कि किस प्रकार अफीम के सेवन ने फर्स्ट ओपियम वार को जन्म दिया। दूसरा हम देखते हैं अंग्रेजों की साम्राज्यवाद नीति के बाद हम आते हैं कि अयोग्य शासक, उस समय में जब तक मंचू सम्राट शक्तिशाली रहे यूरोपीय व्यापारियों की कोई चाल नहीं चली, लेकिन जब 1820 ईस्वी में ताओ कुआंग सिंहासन पर आरूढ़ हुए तो यूरोपीय व्यापारियों को मौका मिला और दुर्भाग्यवश ताओ कुआंग जैसे अयोग्य शासक ने दूरदर्शिता से काम नहीं लिया, उनमें दूरदर्शिता का अभाव था। जैसा कि एक कथन से पता चलता है कि सम्राट ने लॉर्ड मैकार्टन को कहा था, चीन के सम्राट ने ब्रिटिश दूत लॉर्ड मैकार्टन को कहा था कि हमारे स्वर्ग के समान अद्भुत साम्राज्य में, स्वर्ग का जो साम्राज्य है चीन का साम्राज्य जो कि अद्भुत है, उसमें हमारे साम्राज्य में, स्वर्ग जैसे अद्भुत साम्राज्य में हर एक चीज की बहुतायत है, हर एक चीज भरपूर है और हमें किसी भी देश के साथ, किसी भी बाहरी शक्ति के साथ आयात और निर्यात करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है कि कोई बर्बर देश, किसी भी बर्बर देश के नागरिक हमारे साथ व्यापार करें। हम खुद सक्षम हैं क्योंकि हमारी सत्ता जो है, वो हमारा साम्राज्य जो है वो स्वर्ग के समान अद्भुत साम्राज्य है और हम सर्वश्रेष्ठ हैं। बाकी जो भी साम्राज्य है विश्व में वो हमसे हीन है, योग्य नहीं है। उनके प्रति हे दृष्टिकोण जो है, उन्होंने भी मंचू सरकार के दृष्टिकोण को गलत ढंग से परिभाषित किया और उन्होंने विदेशी व्यापारियों को उचित महत्व नहीं दिया, जिसके रिएक्शन में भी प्रथम अफीम युद्ध हुआ है। तो पहला कारण हमने देखा अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति, दूसरा हम देखते हैं अयोग्य शासक या विदेशियों के प्रति चीनी दृष्टिकोण में अंतर। उसके बाद तीसरा है प्रमुख कारण, वो है कोतो प्रथा, द नाइन प्रोस्पेरेशन। कोतो प्रथा के अंतर्गत विदेशी व्यापारी जब चीनी सम्राट के दरबार में आते थे तो उन्हें 3 बार घुटने टेक कर और 9 बार सिर झुका करके उनका जयकार करना होता था, जो कि अंग्रेज व्यापारी अपने लिए अपमानजनक महसूस करते थे। खास करके ईसाई धर्म प्रचारक जो थे, उनका कहना था कि हमारे लिए पोप की सत्ता सर्वोपरि है, हम किसी चीनी शासक के अधीन नहीं हैं, इसलिए हम इस प्रथा का विरोध करते हैं। तो कोतो प्रथा को लेकर के उनमें असंतोष की भावना थी, वो असंतुष्ट थे और दुर्भाग्यवश 1816 ईस्वी में जब लॉर्ड एमहर्स्ट आए हैं चीनी शासक के दरबार में, तो वो लंगड़े थे और लंगड़ेपन के कारण उन्हें कोतो प्रथा को संपादित करने में दिक्कत हुई, जिसका भी ध्यान चीन के अयोग्य शासक ने नहीं रखा और उसे अपमानजनक ढंग से वापस किया गया। और इस प्रतिशोध में इंग्लैंड के जो व्यापारी थे, इस प्रतिशोध में इंग्लैंड की जनता जलती रही कि उन्होंने, चीनी शासकों ने लॉर्ड एमहर्स्ट को अपमानित किया है। तो वो जितने भी यूरोपीय व्यापारी थे या विदेशी व्यापारी थे, वो कोतो प्रथा के विरोध में थे। उसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है प्रार्थना पत्र का प्रश्न। चीनी अधिकारियों का कहना था कि जो भी यूरोपीय अधिकारी या विदेशी अधिकारी चीन के दरबार में आते हैं तो वो अपने प्रार्थना पत्र को लेकर के आएं और उसके बाद अपनी प्रार्थना के रूप में जो भी संदेश हो वो अपने चीनी सम्राट के सामने रखें। लेकिन विदेशी अधिकारियों का कहना था कि नहीं, हमारे लिए उनका अस्तित्व प्रार्थना पत्र के समान नहीं है, वो हमारे लिए संदेश पत्र है। तो इस प्रश्न को लेकर के प्रार्थना पत्र के प्रश्न पर भी चीनी अधिकारियों और ब्रिटिश अधिकारियों में मतभेद हो रहा था। तो पहला हमने देखा
कि अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति, दूसरा हमने देखा अयोग्य शासक, तीसरा हमने देखा पोतो प्रथा, चौथा हमने देखा प्रार्थना पत्र का प्रश्न। अब उसके बाद हम देखते हैं अफीम के व्यापार में वृद्धि। डियर स्टूडेंट्स, अफीम जैसा कि आप लोग जानते हैं मादक पदार्थ है जिसके सेवन से चीन के नागरिकों का नैतिक पतन हुआ और ब्रिटिश व्यापारी दिन रात इसी प्रयास में लगे रहते थे कि किस प्रकार अफीम के व्यापार को, अफीम के बिजनेस को बढ़ाया जाए, जिससे कि हम लोग जो सोना चांदी चीन को दे रहे हैं वो वापस चीनी सोना चांदी हमारे पक्ष में आए और व्यापार का पलड़ा हमारे फेवर में रहे। तो वो दिन रात इसी कोशिश में लगे रहते थे कि चीन से जो चाय, रेशम, चीनी मिट्टी हम लोग मंगाते हैं उसके विकल्प में कौन सा वस्तु या कौन सा पदार्थ चीन के बाजार में उतारा जाए, जिससे कि व्यापारिक पलड़ा, प्रॉफिट का पलड़ा, मुनाफे का पलड़ा हमारी ओर झुके और चीनी सोना चांदी हमारी ओर आए। और इसी क्रम में उन्होंने अफीम की खोज की और जिस अफीम का आपको पता होगा कि 1800 से 1821 ईस्वी में अफीम की 4016 पेटी चीन के बाजार में मंगाई गई। 1821 से 1828 में 9708 पेटी हो गई। 1828 से 1835 में वो पेटी बढ़ करके 18712 पेटी हो गई और 1839 में वो पेटियां बढ़ करके 30,000 पेटी हो गई। यानी कि चीन में अफीम की खपत अप्रत्याशित रूप से बढ़ रही थी। चीनी नागरिकों का नैतिक पतन हो रहा था क्योंकि जिस चीन ने 1800 से 1821 ईस्वी में 4016 पेटी मंगवाया था, वही चीनियों ने 1839 में 30,000 पेटियां अफीम मंगवाई। तो आप सोच सकते हैं कि अफीम का व्यापार किस प्रकार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था और ये मुनाफा अंग्रेजों के पक्ष में जा रहा था। और इन पेटियों में एक पेटी में लगभग 133.5 पाउंड अफीम होते थे। तो 1800 में इसी अफीम की जो मादक पदार्थ थे उसके व्यापार को कंट्रोल करने के लिए 1800 ईस्वी में सम्राट ने अपने राजकीय आज्ञा के द्वारा ये संदेश प्रचारित किया कि कोई भी व्यापारी चीन में अफीम नहीं ला सकते हैं। चीनी सम्राट ने कोशिश की और उन्होंने राजकीय आज्ञा के द्वारा यह प्रचारित किया कि कोई भी व्यापारी, किसी भी देश के व्यापारी चीन में अफीम नहीं ला सकते हैं और चीन में अफीम के क्रय विक्रय को गैर कानूनी घोषित किया गया। लेकिन चीनी नागरिकों को अफीम की लत लग गई थी और वो तंबाकू के साथ अफीम का सेवन करने लगे थे और कभी कभी विशुद्ध अफीम को वो हुक्के के द्वारा सेवन करते थे, हुक्का में भी अफीम का सेवन करते थे। तो दिन प्रतिदिन उनका नैतिक पतन हो रहा था और जब सम्राट के द्वारा प्रतिबंधित किया गया 1800 में, फिर भी चीनी नागरिकों ने अंग्रेजी नागरिकों से, अंग्रेज व्यापारी चोरी छिपे चीन के बाजार में अफीम की पेटियां लाते थे, अफीम लाते थे और चीनी नागरिक भी चोरी छिपे उनसे अफीम खरीदते थे। और चीनी अफसर देख करके भी, चीनी अधिकारी देख कर भी कुछ नहीं बोलते थे क्योंकि उन्हें भी रिश्वत के रूप में कुछ मुनाफा हो जाता था। रिश्वत के रूप में वो भी अपनी कमाई कर रहे थे। उन्हें नैतिकता से या चीन के साम्राज्य के विशालता से या चीन के सम्राट के प्रति अपने कर्तव्य से उन्हें कोई लेना देना नहीं था और उन्होंने भी इस व्यापार में अपनी कमाई का जरिया खोजा। तो उसके बाद कारण है अफीम व्यापार में वृद्धि, जिसने कि नैतिक रूप से चीन को पतित किया और आर्थिक दृष्टिकोण से भी चीन को दिवालियापन की ओर अग्रसर किया। उसके बाद हम देखते हैं कि इन व्यापारियों को देखते हुए जब देखा गया कि किसी भी तरह से चीन के नागरिक अफीम पर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, उसके बाद 1838 ईस्वी में सख्त कार्रवाई की गई
1838 ईस्वी में सम्राट ने अपने सख्त निर्देश के द्वारा अफीम के व्यापार को रोकने की कोशिश की, और जैसे ही अफीम के व्यापार को रोकने की कोशिश की गई, वैसे ही अंग्रेज व्यापारी इस मौके की तलाश में थे, अंग्रेज सरकार इस मौके की तलाश में थे कि कोई ना कोई युद्ध हो और हमें व्यापारिक सुविधा मिले, जिससे कि हम अफीम को मुक्त रूप से अपना अफीम का व्यापार कर सकें और हमें व्यापारिक फायदा मिलता रहे। उन्हें अंग्रेजों को चीन की नैतिकता से कोई लेना देना नहीं था। आर्थिक दृष्टि से चीन दिवालियेपन की ओर अग्रसर हो रहा था, उससे भी उन्हें कोई लेना देना नहीं था। तो हम देख सकते हैं कि अंग्रेज अधिकारी नैतिक रूप से कितने गिर चुके थे, उनका कितना पतित पथ पर वो अग्रसर थे कि उन्हें चीन के नागरिकों की नैतिकता से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में लिप्त थे और अंग्रेज सरकार भी इस पर कोई हार्ड स्टेप नहीं उठा रही थी। उसके बाद हम देखते हैं कानूनी अधिकार का प्रश्न या राज्य क्षेत्रातीत अधिकार की समस्या। डियर स्टूडेंट्स, उस समय में सबसे बड़ी समस्या थी कि जो चीन में कैंटन में रहने वाले जो यूरोपीय व्यापारी थे या विदेशी व्यापारी थे, बार बार उनमें आपस में इस चीज को लेकर के विवाद होती थी कि हम पर किस देश की कानून लागू, किस देश का कानून लागू होगा। चीनी शासकों का कहना था कि जो भी यूरोपीय व्यापारी हैं, जो भी विदेशी व्यापारी हैं, उस पर चीनी कानून लागू होगा, जबकि उन व्यापारियों का कहना था कि नहीं, फौजदारी मामले में हम लोगों के ऊपर अपने देश का कानून लागू होगा। और इस चीज की परंपरा जो है वो 1784 और 1793 में, 1784 ईस्वी में और 1793 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा चीनी नागरिक की हत्या की गई थी, और जिन अंग्रेजों ने चीनी नागरिक की हत्या की थी उसे प्राणदंड दिया गया था। और इस चीज को लेकर भी विरोध शुरू से ही प्रदर्शित हो रहा था। दोनों देश में, चीन और इंग्लैंड के बीच में गतिरोध था। 1831 में अमेरिकी नागरिकों के द्वारा चीनी नागरिक की हत्या की गई थी। इस समय भी वाद विवाद जोरदार ढंग से चला था कि आखिर फौजदारी कानून किस देश के अनुसार चले। उसके बाद 1839 ईस्वी में आपसी झगड़े में एक चीनी नाविक की हत्या हो गई, और उस समय में जो चीनी आयुक्त थे लिन त्से-सू, उन्होंने अंग्रेज व्यापार अधीक्षक इलियट्स के सामने यह प्रस्ताव रखा। अंग्रेज व्यापार अधीक्षक इलियट थे, उन्हें कहा कि जिस नागरिक ने चीनी नागरिक की हत्या की है उसे उनके सुपुर्द किया जाए। लिन त्से-सू ने इलियट के सामने प्रस्ताव रखा, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो ये जो है कानूनी अधिकार का प्रश्न कि आखिर फौजदारी मामले को किस देश के कानून के द्वारा सुलझाया जाए। चीन में, चीन के कैंटन में जो व्यापारी रह रहे थे, विदेशी व्यापारी थे, उन विदेशी व्यापारियों पर किस देश का कानून लागू हो, चीन का या उनके अपने देश का। और इस गतिरोध पर शुरू से ही बहस होती जा रही थी और जब तक विवाद बढ़ रहा था। उसके बाद इन परिस्थितियों के बाद हम आते हैं कि तात्कालिक कारण क्या है। कानूनी अधिकार का प्रश्न, राज्य क्षेत्रातीत अधिकार की समस्या के बाद जब कोई भी समाधान नहीं निकला, लिन त्से-सू ने जब इलियट को कहा कि उस व्यक्ति को आप समर्पित करें जिन्होंने मेरे चीनी नागरिक की हत्या की है, तो उधर से कोई जवाब नहीं आया। तो इन्होंने उस एरिया को, चीनी आयुक्त लिन त्से-सू ने उसको अंग्रेज व्यापारियों से संबंध तोड़ना ही उचित समझा, लेकिन उन्होंने ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को एक पत्र भी लिखा। उन्होंने देखा कि किस तरह से इस समस्या को समाधान की ओर ले जाया जाए, और तात्कालिक कारण में हम देखते हैं कि जिस समय में कैंटन का जो कमिश्नर है वो लिन त्से-सू बना, जब लिन त्से-सू को जब कैंटन का आयुक्त बनाया गया, तो उन्होंने सर्वप्रथम, उनका दायित्व था, वो सोच रहे थे कि किस प्रकार विदेशी व्यापारियों के साथ जो अफीम का व्यापार हो रहा है उसे किस प्रकार कंट्रोल में किया जाए, और किस प्रकार चीनी नागरिक जो है, जो कि नैतिकता के पतन की ओर जा रहे हैं, उसे किस प्रकार रोका जाए। तो
उन्होंने सर्वप्रथम जो उस समय में यूरोपीय व्यापारी थे उन्हें कहा कि आपके पास जो भी अफीम की पेटियां हैं वो मेरे सुपुर्द करें, और उन्होंने उन लोगों से, यूरोपीय व्यापारियों से, विदेशी व्यापारियों से 20,000 अफीम की पेटियां जब्त करके उनमें नमक चूना लगा करके उसे नदी में प्रवाहित करके नष्ट कर दिया। और फिर उसने कहा कि अफीम के व्यापार संबंधी इकरारनामे पर उन्होंने ये प्रयास किया कि यूरोपीय व्यापारी उस पर हस्ताक्षर करें, यानी कि अफीम व्यापार करने के जो इकरारनामे हैं उस पर उन्होंने लिंसेसु ने प्रयास किया कि जो भी विदेशी व्यापारी हैं वो इस पर हस्ताक्षर करें, लेकिन विदेशी व्यापारियों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और वो चाह रहे थे कि किसी भी तरह से अफीम के व्यापार पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगे, और अगर प्रतिबंधित किया जा रहा है तो वो इस प्रयास में थे, अंग्रेज व्यापारी इस प्रयास में थे, अंग्रेजी सरकार इस प्रयास में थी कि किस प्रकार चीनियों के साथ युद्ध करके व्यापारिक सुविधा हासिल करें, और उन्हें चीन के नागरिकों की नैतिकता से, आर्थिक स्थिति से कोई लेना देना नहीं था, वो सिर्फ अपनी स्थिति को सुदृढ़ करना चाहते थे। तो लिंसेसु ने, जो कि कैंटन में जब कमिश्नर बन के आए तो उन्होंने 20,000 अफीम की पेटियों को नष्ट किया और इकरारनामे पर हस्ताक्षर करवाने का प्रयास किया, लेकिन अंग्रेज अधिकारी इस चीज से मुकर गए। फिर उन्होंने, लिंसेसु ने महारानी विक्टोरिया के नाम एक मार्मिक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने मानवता की दुहाई देते हुए, चीन की स्थिति की दुहाई देते हुए, चीन के लोगों के स्वास्थ्य की दुहाई देते हुए एक बहुत ही मार्मिक पत्र लिखा और उनसे आग्रह किया, उनसे निवेदन किया कि कम से कम महारानी विक्टोरिया अपने अधिकारियों से ये कहे कि वो इस तरह से गलत ढंग से चीनियों के साथ व्यापार ना करें। लेकिन अंग्रेजी व्यापारी जो थे, जो कि ब्रिटिश व्यापारी थे, उन्हें इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं था और वो दिन रात अपने मुनाफे में लगे हुए थे। उन्हें चीन की नैतिकता से या चीन की आर्थिक स्थिति से कोई लेना देना नहीं था। तो डियर स्टूडेंट्स, जब कभी भी हम फर्स्ट ओपियम वॉर के मुख्य कारणों की चर्चा करेंगे कि कौन सा मुख्य कारण है, तो कुछ बैकग्राउंड देते हुए जब हम शुरू करेंगे तो पहला अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति है, दूसरा अयोग्य शासक, उस समय में चीन के मंचू सम्राट अयोग्य थे, उनका दृष्टिकोण सम्यक नहीं था, तो अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति, दूसरा चीन के अयोग्य शासक, तीसरा कोतो प्रथा, द नाइट प्रोस्ट्रेशन, उसके बाद प्रार्थना पत्र का प्रश्न, उसके बाद अफीम व्यापार में वृद्धि, उसके बाद कानूनी अधिकार का प्रश्न, और उसके बाद जो सर्व प्रमुख कारण है कि तात्कालिक कारण 1839 में अफीम युद्ध शुरू हुआ है, 1839 से 1842 ईस्वी तक अफीम का युद्ध चला है। तो जैसे ही कैंटन में कमिश्नर लिंसेसु का पदार्पण हुआ, वैसे ही उन्होंने चीन के नागरिकों की नैतिकता को ध्यान में रखते हुए अफीम के व्यापार को नियंत्रित करने का प्रयास किया और इसी नियंत्रण ने प्रथम अफीम युद्ध को जन्म दिया, क्योंकि अंग्रेज अधिकारी या अंग्रेज व्यापारी नहीं चाहते थे कि उन पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध लगाया जाए। ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया की ओर से भी किसी प्रकार का कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आने के बाद, उसके बाद अंग्रेज व्यापारियों से लिंसेसु ने अपना संबंध तोड़ लिया। उसने कैंटन का घेराव किया और अंग्रेज व्यापारियों को कैंटन और मकाओ से निष्कासित कर दिया। अंग्रेज व्यापारियों को कैंटन और मकाओ से निष्कासित किया गया। उसके बाद खाद्यान्न की आपूर्ति रोक दी गई। अंग्रेज व्यापारियों को खाद्यान्न तथा अन्य चीजों की आपूर्ति रोक दी गई और अंग्रेज व्यापारी जो भी थे वो कैंटन छोड़ के हांगकांग चले गए। जब उन पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया लिंसेसु के द्वारा, चीनी अधिकारी के द्वारा, तो वो लोग कैंटन छोड़ के हांगकांग चले गए। और लेकिन उन्होंने इस प्रकार के इकरारनामे पर, अफीम के व्यापार से संबंधित जो इकरारनामे जिस पर लिंसेसु हस्ताक्षर करवाना चाहते थे, उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया।
तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस प्रकार की गतिविधियां होते ही कोई असर नहीं होने के बाद उन्होंने क्या किया, तो अंग्रेजों के साथ अंग्रेजी व्यापारियों से अपना संबंध तोड़ लिया और कारखानों पर प्रतिबंध लगा दिया। अब अंग्रेज अधिकारी भी इस प्रयास में थे कि किस प्रकार युद्ध का मौका मिले, चीन के साथ युद्ध किया जाए और किस प्रकार विजय श्री प्राप्त करने के बाद व्यापारिक सुविधा प्राप्त किया जाए। तो अंग्रेज व्यापारियों ने भी इस परिस्थितियों में कैंटन का घेराव कर दिया। कैंटन का घेराव करने के बाद वो इस इंतजार में रहने लगे कि ब्रिटिश संसद कब इस संबंध में कानून पारित करे। तो अंततः अप्रैल 1840 में ब्रिटिश संसद ने एक प्रस्ताव पारित किया और उस प्रस्ताव के द्वारा चीन के साथ युद्ध करने का मौका अंग्रेजी सरकार को मिल गई। यानी कि अप्रैल 1840 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने युद्ध के संबंधित प्रस्ताव को पारित किया, जिस प्रस्ताव के द्वारा वो इंग्लैंड के जो शासक थे, इंग्लैंड की सरकार, वो चीन के साथ युद्ध कर सकती थी। उसके बाद इंग्लैंड ने चीन के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। जैसे ही अप्रैल 1840 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने युद्ध के प्रस्ताव को पारित किया, वैसे ही इंग्लैंड ने चीन के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और उन्होंने कैंटन का घेराव किया। और कैंटन का घेराव करने के बाद वो दक्षिणी बंदरगाहों को, दक्षिणी राज्यों को जीतते हुए आगे बढ़ने लगे। उसके बाद इस परिस्थिति में, इन विपरीत परिस्थिति में चीनी सरकार के सामने और कोई विकल्प नहीं थी और विवश होकर के 29 अगस्त 1842 ईस्वी में चीन ने विवशता के साथ 29 अगस्त 1842 ईस्वी में नानकिंग की संधि की, जो संधि काफी अपमानजनक थी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि मुख्य कारण क्या थे। तो जब तक मंचू सम्राट शक्तिशाली थे, यूरोपीय नागरिकों की चाल कामयाब नहीं हो पाई, यूरोपीय व्यापारियों की, विदेशी व्यापारियों की चाल कामयाब नहीं हुई। जैसे ही अयोग्य शासक चीन के गद्दी पर बैठे, वैसे ही यूरोपीय व्यापारियों को मौका मिला और इस प्रकार व्यापार के स्वार्थवश उन्होंने प्रथम अफीम युद्ध को जन्म दिया। और प्रथम अफीम युद्ध, जो कि चीन और इंग्लैंड के बीच में 1839 से 1842 तक चला, उसमें चीन की पराजय हुई और उन्होंने अपमानजनक संधि, नानकिंग की संधि पर 29 अगस्त 1842 ईस्वी को हस्ताक्षर किया। तो डियर स्टूडेंट्स, जब कभी भी आपको फर्स्ट ओपियम के संबंध में डील करना है या आंसर लिखना है, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड देते हुए आप इन सब पॉइंट का जिक्र करेंगे और धीरे धीरे लास्ट में कुछ कंक्लूजन निकालते हुए आप देखेंगे कि किस प्रकार सर्वप्रमुख कारण अफीम जैसे मादक पदार्थों की तस्करी ने प्रथम अफीम युद्ध को जन्म दिया और किस प्रकार एक से एक कारणों ने उसमें अपना सहयोग दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यानपूर्वक इन पॉइंट्स के अनुसार डील करेंगे और इन्हीं पॉइंट के आधार पर आप लिखेंगे कि फर्स्ट ओपियम वॉर का क्या काउज था। थैंक्स।